नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो महाराष्ट्र में पोस्टर लगा दिए गए हैं, टाइगर इज बैक। जी हां, वो इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि 102 दिन जेल की हवा खाने के बाद शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत जेल से बाहर आ गए हैं। अब वो जेल से बाहर आए हैं तो राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ भी हलचल तेज हो गई है, शिंदे गुट की तरफ भी हलचल तेज हो गई है। तो क्या कुछ राजनीतिक परिदृश्य अब आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर, ये जानने की कोशिश करेंगे। संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, टाइगर इज बैक, क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि एक बागी जो शिंदे साहब हैं, उनकी जो सियासत चल रही थी उस पर अब एक दमदार आवाज़ जो शिवसेना की कही जाती है वो अब सामने आई है। वो कुछ ना कुछ अब कहेंगे। हाँ, देखिए, मज़े की बात यह है कि जाने के पहले तो वो टाइगर नहीं थे आने के बाद हो गए। हाँ, लेकिन 100 दिनों का बीच में ये जो फासला है इसमें टाइगर हो गए। तो हाँ, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है जज साहब के ऑब्जर्वेशंस, और शायद उसका आने वाले दिनों में आपको राजनीतिक एक उसका असर देखने को मिलेगा। देखिए, पीएमएलए कोर्ट जहां पर ये ट्राई हो रहा था केस, उसके जज साहब ने ये कहा कि ये गलत था अरेस्ट और विच हंटिंग था। कोई सबूत नहीं था कि अरेस्ट किया जा सके, ये सिविल मैटर था और निर्दोष व्यक्ति को सजा दी गई। बेल देते वक्त अगर ये बात कह दी गई है तो ये तस्वीर बना देती है कि फैसला किस तरह का होने जा रहा है। और अगर केवल गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तार किया गया था तो फिर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप किस पे लगेगा? और अगर लगेगा तो क्या वो जो गिरफ्तारी हो रही थी और दूसरी तरफ पैरेलल पॉलिटिकल डेवलपमेंट महाराष्ट्र में चल रहा था, सरकार बनाया जा रहा था, गिराया जा रहा था, उससे जुड़ा हुआ था सब कुछ? ये गिरफ्तारी क्या उससे जुड़ी हुई थी? ये तमाम सवाल सामने आ गए हैं जिसको राजनीतिक रूप से आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि शिवसेना सामने लेकर के आएगी। और संजय राउत अपने आप में इनफ कहें व्यक्ति हैं जो इन सारी बातों को दमदारी से उठा पाएं, बोल पाएं, क्योंकि वो जिस तरह से बोलते हैं वो कहीं ना कहीं फायर ब्रांड नेता है शिवसेना के। आने वाले दिनों में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं इन सवालों से। देखिए, इसको ऐसे हम लोग समझ लें कि सबसे ज़्यादा जिस वक्त ये सरकार गिर रही थी उद्धव ठाकरे की, जून का महीना था। जून के महीने में आप याद करें कि कैसे बहुत से विधायक चले गए गुजरात, और गुजरात के सूरत से चले गए गुवाहाटी, और फिर गुवाहाटी से जब वो लौटे तो एक नई सरकार ने वहाँ आकार लिया। उद्धव सरकार गिर गई और वहाँ पर एकनाथ शिंदे की सरकार बनी। उस सरकार में 2 ही लोग शुरुआत में शपथ ले पाए और उसके बाद बहुत दिनों तक बहुत से लोग शपथ नहीं ले पाए। फिर अगस्त के महीने में जाकर के पूरी तरह से कैबिनेट का निर्माण हो पाया था। तो ये जो सरकार का गठन था, इस सरकार के गठन में एक तरफ उद्धव ठाकरे और उनकी पूरी टीम जो विरोध कर रही थी उसको मुखर रूप से लीड कर रहे थे संजय राउत। और संजय राउत उस वक्त तमाम तरह की कमियां गिना रहे थे, तमाम तरह के जो डेवलपमेंट्स थी उसके बारे में वो आप याद करें, उनके ट्वीट्स हम लोग इंतज़ार करते थे अब वो क्या कहने वाले हैं, आज उन्होंने क्या कह दिया। तो वो एक तरह से माउथपीस हो गए थे। वैसे भी वो सामना के एडिटर हैं जो कि शिवसेना का मुखपत्र है। उनकी कही गई बातें मानी ये जाती हैं कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की बातें होती हैं। और देखिए कि कितनी बड़ी घटना घट गई। वो जब चले गए तो सरकार भी चली गई, उनके रहते मुझे याद है कि जब वो कहते थे लग रहा था कि सरकार बिल्कुल गिर जाएगी और नई सरकार बनेगी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन संजय राउत जब मीडिया के सामने आते थे वो कहते थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो एक भरोसा कहीं ना कहीं उनकी बातों से झलकता था। हाँ, पर सरकार तो गिरी, उनके सामने ही गिरी। लेकिन वो लड़ने वाला व्यक्ति जो था, जो कि पब्लिक फेस था, और उद्धव और आदित्य के अलावा जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग विश्वसनीयता अटैच करते थे,
वो व्यक्ति हट गया। अब देखिए उन्हें हटाया किस मामले में गया, पात्रा चौल के मामले में। पात्रा चौल का मामला क्या है, गोरेगांव में एक पात्रा चौल है। पात्रा चौल को रीडेवलप्ड करने का, फिर से उसको बनाने का एक प्रोजेक्ट 2008 का है, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी HDIL को दिया गया। HDIL के मालिक वधावन दो थे, राकेश और सारंग वधावन, इनको दिया गया और कहा गया कि ये जो लोग यहाँ रहते हैं 672 लोग, इनको फ्लैट्स बना करके दीजिए। माहडा जो कि वहाँ की जैसे दिल्ली में DDA है, बाकी जगहों पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी या PRDA पटना रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी होती हैं, उनको भी कुछ ज़मीन दीजिए और बाकी आप फिर जो है बेच दीजिए, जो बचे आपको तो वो बेचिए। यानी कि दो काम तो ज़रूर करिए। 672 फ्लैट्स बना करके उस वक्त चाल में रह रहे उन 672 परिवारों को दीजिए, कुछ ज़मीन जो है वो महाडा को दीजिए, क्योंकि महाडा ही आपको ये प्रोजेक्ट दे रहा है, और फिर जो बचे उसको आप बाजार में बेचिए और अपना मुनाफा कमाइए। आप जानते हैं कि महाडा ने जब 2008 में दिया, 2022 तक वहाँ कोई फ्लैट नहीं बना। किसने नहीं बनाया? उस कंपनी ने, HDIL ने नहीं बनाया, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज कोर्ट ने ये पकड़ लिया कि भैया आपने उनकी तो गिरफ्तारी करी नहीं, जिनको कहा गया। इस बीच सरकार तो भारतीय जनता पार्टी ने भी चलाई, सबने चलाई उस बीच सरकार। तो जिसको दिया गया प्रोजेक्ट 2008 में ही, उसने एक फ्लैट नहीं बनाया, बनाना था 672 फ्लैट। क्या आपने उसके मालिकों को गिरफ्तार किया? उन मालिकों में फंस गए ये। हाँ, उन मालिकों को गिरफ्तार नहीं किया गया, हालांकि वो मालिक फ्रॉड हैं और दूसरे मामलों में गिरफ्तार है, पर इस मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। महाडा जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, महाराष्ट्र मुंबई डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उस प्राधिकरण के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने ये अलॉट किया था और जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर अगर ये नहीं बनता है तो आप उससे पूछें और उसकी खबर लें उस कंपनी की कि क्यों फ्लैट्स नहीं बना रहे हो। उन अधिकारियों में से भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। और बाद में ये पाया गया कि ज़मीनें बेच दी उस कंपनी ने। इन फ्लैट्स को बनाने के बाद बेची जानी थी ना ज़मीनें बेच दी, और बेच करके 1034 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ से ज़्यादा रुपए जो है वो हड़प कर लिए उस कंपनी ने, और उसके अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। और उस पैसे में से कुछ पैसे संजय राउत के किसी एसोसिएट को गए, उसकी पत्नी ने कुछ पैसे संजय राउत की पत्नी को ट्रांसफ़र किया, और इस तरह से संजय राउत तक पहुंचा गया और PMLA लगा दिया गया। तो कोर्ट ने कहा कि साहब PMLA तो तब लगाते हैं ना जब मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली हुआ है, तो यहाँ तो मनी लॉन्ड्रिंग का, कहीं धन शोधन का कहीं कोई एविडेंस ही नहीं है। तो ये तमाम ऐसी बातें कही गई जिससे ऐसा लगता है कि आर्टिकल 19 जो कि PMLA का आर्टिकल है, जो कहता है कि किसी को भी आप गिरफ्तार कर सकते हैं बिना कोई सबूत के, बिना कोई दलील के, उसका कहीं दुरुपयोग तो नहीं हुआ है। ये बात उस वक्त आप याद करें तो कही जा रही थी बार बार कि भाई राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ कहीं ऐसा तो नहीं है कि BJP इस्तेमाल कर रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। तो ये तमाम सवाल अब BJP को जवाब देने पड़ेंगे। ऐसे में जबकि सामने BMC के चुनाव आ रहे हैं, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और देखिए बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक ऐसा चुनाव है जो कि बड़ा ही प्रेस्टीज अटैच करता है, और शिवसेना के ही कब्जे में बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दशकों से रही है। लेकिन अब तो बट गई है शिवसेना। अब शिवसेना बट गई है, अब उद्धव गुट के कब्जे में मानी जाती थी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ऐसे में जब उद्धव खड़े होंगे और फिर से BMC पर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, और चुनाव शायद दिसंबर या जनवरी में होने, तो उस वक्त उनके पास एक मॉरल अधिकार होगा जिसके दम पर वो खड़े होकर के कहेंगे कि देखिए हमारी सरकार गिराई गई, हमें हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, और आज हमसे ही टूट करके और एक हमारे विरोधी को जिसने हमें धोखा दिया उसको मुख्यमंत्री बना के रखे हैं, और आप देखिए कि आपके साथ ये धोखा हुआ है, मैंडेट के साथ ये धोखा हुआ है। तो ये आज का जो यूँ कहें कि रिलीज़ है, ये जो आज बेल मिली है संजय राउत को, और जज साहब के इन बातों के साथ बेल मिली है,
उससे ऐसा लग रहा है कि एक मॉरल पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, एक राजनीतिक ताकत जो है वो उद्धव गुट जो है शिवसेना का, उसको मिलना तय है। खास तौर पर उद्धव ठाकरे को, क्योंकि वो संजय राउत के जेल में जाने के बाद बहुत ज़्यादा मुखर या फिर इस तरह से नज़र नहीं आए, लेकिन अब आने वाले दिनों में संजय राउत के बाहर आने के बाद, उद्धव ठाकरे के साथ आने के बाद, अब जो उद्धव गुट है वो थोड़ा प्रभावी होता हुआ, भारी पड़ता हुआ क्या नज़र आने वाला? बिल्कुल, देखिए इस मौके को देखिए कि जिस वक्त ये फैसला आया है, संजय राउत अब तो बाहर भी आ गए आर्थर रोड जेल से, अपने घर पहुंच रहे, तो इसमें ये हुआ कि इसके ठीक पहले, एक सप्ताह पहले, शिवसेना उद्धव गुट की ऋतुजा लटके अंधेरी उपचुनाव में खड़ी हुई और भारतीय जनता पार्टी को दबाव में अपने उम्मीदवार को वापस लेना पड़ा और उन्होंने एक वॉक ओवर दिया। तो वो भी एक खुशी की बात हुई, क्योंकि देखिए जनता जनार्दन अगर चाह रही है तो भारतीय जनता पार्टी को वो करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और चुनाव लड़ाना उसका काम है, लेकिन वहां उसने सोचा कि नहीं, ये फायदेमंद नहीं रहेगा। थोड़े दिनों बाद इसी शहर में बीएमसी के चुनाव लड़ने हैं, तो लोगों को नाराज नहीं करना है। तो एक तो मॉरल विक्ट्री वहां उद्धव गुट को हुई। दूसरी मॉरल विक्ट्री आज संजय राउत के इस बेल में हो गई। 100 दिनों से बेल हो नहीं रही थी, जब बेल हो गई तो दौड़ करके हाईकोर्ट गए लोग और कहा कि नहीं, बेल का विरोध हम करते हैं। पुलिस वाले और ईडी वाले गए, हाईकोर्ट ने मना कर दिया, बोला कि क्यों हम मना करें बेल, जब उन्होंने दिया है बेल तो हम, आप आइए, बाकायदा आइए, अपील में आइए, हम सुनेंगे उस वक्त, अभी कोई अर्जेंट स्टे हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो एक मॉरल विक्ट्री। और ये सब तब हो रहा है जब महाराष्ट्र में राहुल गांधी अपनी यात्रा लेके प्रवेश कर चुके हैं। और देखिए कि आज की तारीख में शिवसेना, उद्धव, एनसीपी, कांग्रेस सब एक हैं और वो एक होकर के वो एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी, और मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से एकनाथ शिंदे की तो उस तरह से कोई वजूद है नहीं। हालांकि उनका व्यक्तिगत वजूद थाने वगैरह में है, लेकिन जो राष्ट्रीय परिदृश्य है उसमें तो वो नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ज़बरदस्त एक कहे कि बूस्टअप मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे हैं, फिलहाल वो नांदेड़ हैं और अगले करीब 12-13 दिन वो महाराष्ट्र में रहने वाले हैं। वो लगातार कहते रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। तो उस दलील को कहीं ना कहीं बल मिल रहा है जज साहब की बातों से कि भाई कोई वजह नहीं थी गिरफ्तारी की और गिरफ्तार किया गया था। और उसी वक्त ये फैसला आ गया है जब राहुल गांधी उधर से गुजर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा उधर से गुजर रही है। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा माहौल, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, उद्धव ठाकरे के लिए बन रहा है। शिवसेना के संजय बाहर आए हैं, अब राजनीतिक परिदृश्य बदलने वाला है अगले कुछ दिनों में, और क्या बदलेगा ये हम अब दर्शकों को बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो संजय राउत बाहर आए हैं वो एक बड़ा राजनीतिक कहें एक परिदृश्य है, एक घटना है। संजय राउत का अपना कद जो है वो बढ़ेगा। देखिए वो 4 बार के एमपी हैं, वो सामना जो उनका मुखपत्र है उसके एडिटर हैं और बाला साहब के दौर के नेता हैं। हाल के दिनों में उनका कद बहुत बढ़ गया था। संसद में उनको देखता हूँ, वो लीड करते हैं एक तरह से शिवसेना के सांसदों को। उनका अपना वजूद और अपना कद पार्टी के भीतर और सामाजिक तौर पर भी एक बड़े नेता का हो गया, जो कि कष्ट झेल करके आया है। और आज की तारीख में अब आप मान करके चलिए कि अगर एक कैंपेनर उस पार्टी में उद्धव ठाकरे हैं, दूसरे कैंपेनर आदित्य ठाकरे हैं, तो तीसरे सबसे बड़े कैंपेनर संजय राउत इस फैसले के बाद हो गए। और वो नेता क्या जो जेल ना जाए अब जेल होके आए हैं तो कुछ ना कुछ वो करेंगे ज़रूर। हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि आखिर टाइगर इज़ बैक है तो फिर क्या राजनीति में फ़र्क पड़ने वाला है, महाराष्ट्र की क्या असर दिखने वाला है, इसका हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।